गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भूपेश बंसल, आपका मेंटर फिजिक्स के लिए और डायरेक्टर आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी। आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी जो पिछले 13 सालों से बिलासपुर शहर को कितने IITians पैदा करके दी है, कितने ही नीट प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, engineers from other good colleges, and today all those engineers, all those doctors are well placed in their life. Most of the doctors are presently working to defeat COVID-19 pandemic. Yes, I am proud of those doctors, and every one of us should be proud of those doctors. As regards to the academy, our online classes, our physical classes which are yet to start, but online classes which are going on, students are really giving us an encouraging performance. And we hope that through this video lectures of ours, आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हमारे, और आपका भी नॉलेज में थोड़ा ही सही वर्धन होगा, इंक्रीज होगा। सो क्लास 9th का हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने समझा था बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। न्यूटन अपने जो 3 इफ़ेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, 4 इफ़ेक्ट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट करता है, कि कैन कॉज मोशन इन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, can stop an object which is in motion, can change speed or velocity, can change direction. अनबैलेंस्ड फोर्स हमने पढ़ा था कि ये 4 इफेक्ट्स देता है, और इन्हीं 4 इफेक्ट्स को लेकर के न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज ही नहीं, जब तक हम लोग 12th पास नहीं कर लेते तब तक ये हमको याद रखने पड़ेंगे। याद रखना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो पहले 2 सिद्धांतों पे निर्भर है, जिसमें हमने बोला था कैन स्टार्ट और कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, और कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। कैसी मोशन? स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी until unless an external force is applied. Until unless force is, now ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स नहीं हो सकता है, ये एक्सटर्नल फोर्स ही हो सकता है। until unless an external force is applied on it. इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये लॉ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है an object in rest will continue to remain in rest, and an object in motion will continue to remain in motion in a straight line with uniform velocity. तो जैसे हमने देखा था कि इफेक्ट्स में भी कि कैन कॉज मोशन, एन एक्सटर्नल फोर्स कैन कॉज मोशन, इन्हीं 2 सिद्धांतों को लेकर के पहला लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिराइव किया गया है। इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन रेस्ट और इज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हम भी, मम्मी पापा कभी कभी बोल देते हैं कि ये कर लो, वो एक चेंज होता है हमारी रूटीन से, हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह नेचर ने भी वही किया है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है,
जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। और उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, एक साइकिल है और एक ट्रक है। अब दोनों में हमको मैन्युअली फोर्स लगा के उनको आगे बढ़ाना है। तो साइकिल को फोर्स लगाना बहुत कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ट्रक को हमारे जैसे 10 लोग मिलकर भी धक्का मारेंगे तो शायद वो आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। हम लोग इनर्शिया के कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेंगे आज। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। इनर्शिया रेजिस्ट करता है उस चेंज को। तो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। अब इनर्शिया के जैसे मैंने बोला था कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आपने देखा होगा घर में जो हमारी मेड आती हैं, आजकल तो मेड नहीं आ रही होंगी, आप ही लोग मम्मी की हेल्प कर रहे होंगे। जो मेड आती है वो आपकी चादर को कैसे झाड़ती हैं? झाड़ के उसके ऊपर का डस्ट पार्टिकल्स पूरे निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? जब आपकी मेड उस चादर को लेती है, उसको ऐसे झाड़ती है, तो क्या होता है, इस चादर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, फोर्स आपने किस पे अप्लाई किया? चादर पे। फोर्स हमने डस्ट पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं किया। तो जब ये ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ पार्टिकल्स भी ऊपर जाते हैं, लेकिन जब ये नीचे आता है तो डस्ट पार्टिकल रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, और उसी कारण से डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं इस चादर से और नीचे गिर जाते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल। अनदर एग्जांपल, कितने लोगों ने अमरूद तोड़े हैं? या हम लोगों ने देखा है कि पेड़ पर आम लगे हुए हैं या अंगूर लगे हुए हैं या कोई भी फल लगा हुआ है, उसको कितने लोगों ने तोड़ा है? क्या करते हैं हम लोग? नीचे से टहनियों को हिलाते हैं। जब टहनियाँ हिलती हैं जोर जोर से तो फल ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? उसका रीज़न यही है कि प्रेशर, वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, उन टहनियों पे लगा रहे हैं। फोर्स हम लोग फ्रूट्स पे नहीं लगा रहे हैं। तो फ्रूट्स उस फोर्स को निगेट करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं और इनर्शिया के कारण नीचे आके गिर जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने कारपेट साफ करते हुए देखा होगा। कारपेट को क्या करते हैं? दोनों तरफ से लटका दिया जाता है और फिर उसको किसी मोटे डंडे से ऐसे ऐसे पीट पीट के साफ किया जाता है। उस समय क्या होता है? आपने देखा होगा, डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर से आ जाते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि कारपेट को तो आप फोर्स लगा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स उस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं और कारपेट को छोड़कर नीचे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हैं जिसको कि आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे चुका हूँ, और एग्जांपल चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए। हम उन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल में एक एक पोर्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब तक के स्टूडेंट्स पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स मोमेंटम। ना मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है फोर्स। मोमेंटम फोर्स नहीं है। मोमेंटम इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving object. Means force required to stop a moving object is called momentum, and we designate it by P. It is directly proportional to mass of an object and also directly proportional to the speed of the object. That means momentum is equal to m into v, where m stands for the mass of the object and v stands for the velocity of the object. अब इसको जब आप इक्वेशन को देख रहे हैं, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की 0 है तो मोमेंटम कितना होगा? 0. दैट मीन्स मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। और ये आप डेफिनेशन भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 है, उसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो force required to stop a moving object is called momentum, and the formula is P is equal to m into v. अब मोमेंटम के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं।
मोमेंटम का एक एग्जांपल आपका, जब ट्रेन में आप बैठते हैं और ट्रेन अचानक ब्रेक मारती है तो आप झटके से आगे आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दो चीज़ें हैं उसमें, एक इनर्शिया, आपका मास आपका उस स्पीड को चेंज करने को मना करता है, तो आप झटके से आगे आते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और आगे आके रुकते हैं, दैट स्पीड बिकम्स ज़ीरो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोमेंटम। सो हमेशा याद रखिए, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की, मास का यूनिट है kg, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट निकालना आना चाहिए। हम लोग ने यूनिट के बारे में चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। यूनिट आपको इस फॉर्मूला से ही मिलता है। तो मोमेंटम का यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम के बाद हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगेन मैं रेट ऑफ चेंज बोल रहा हूं, पहले हमने इसे एक्सेलरेशन के केस में पढ़ा था। चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। उस समय हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और हमने क्या लिखा था? v माइनस यू अपॉन टी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, दैट मीन्स p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu। और इसको अगर रेट देखता हूं तो डिवाइडेड बाय t दोनों कंडीशन में आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं m v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सो मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ये एक फॉर्मूला फोर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू मास की एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है। अब आपने देखा होगा एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्पीड वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू m इंटू ए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद में इस चैप्टर का एंड करते हुए इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, and then we'll proceed to the next chapter. Till then, take care, stay safe, enjoy the life, and do not forget to like the videos, subscribe to the channel, and also press the bell icon. That will give you the notifications of the new videos posted on the channel and will help you. So, take care and enjoy the day. Thank you very much.